क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े और खतरनाक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की सैन्य ताकत को एक एक करके खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अभी भी अपनी असली ताकत छिपाकर बैठा है? क्या उसने अभी तक अपने सबसे ताकतवर मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया? जी हां, इस समय पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। हर घंटे नई हमले, नई रिपोर्ट्स और नई रणनीतियों की चर्चा हो रही है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और कई रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह टकराव आने वाले दिनों में और भी खतरनाक रूप ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार धमाका। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों का विश्लेषण और हर अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? अब समझते हैं कि आखिर इस समय ईरान और अमेरिका के बीच जो हालात बन रहे हैं उसके पीछे की रणनीति क्या है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि युद्ध जैसे हालात बनने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों और उसके एसेट्स की पहचान कर ली थी। यानी ईरान के जहाज कहां हैं, उसकी मिसाइलें कहां तैनात हैं, उसके नौसैनिक अड्डे कहां मौजूद हैं, इन सब की जानकारी पहले ही जुटा ली गई थी। इसी वजह से जब कार्रवाई शुरू हुई तो अमेरिका ने सीधे उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया जिन्हें रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हिंद महासागर के इलाके में ईरान के नौसेना के एक जहाज को निशाना बनाया गया और उसे डुबो दिया गया। हालांकि इन खबरों की अलग अलग स्रोतों से पुष्टि होना अभी भी जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका इस बार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कई विश्लेषक इस स्थिति की तुलना 2003 में हुए इराक युद्ध से भी कर रहे हैं। उस समय अमेरिका ने शॉक एंड ऑ रणनीति अपनाई थी, जिसमें शुरुआती घंटों में इतने तेज और शक्तिशाली हमले किए गए कि इराक की रक्षा प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अमेरिका उससे भी ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान अपने ही देश में लड़ रहा है और ये उसके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। किसी भी देश के लिए अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना रणनीतिक रूप से कई मायनों में आसान होता है। ईरान का भूगोल भी इस मामले में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप ईरान के नक्शे को देखें तो पता चलता है कि उसका लगभग 50 से 60% हिस्सा पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र किसी भी बाहरी सेना के लिए बेहद मुश्किल युद्ध क्षेत्र बन सकते हैं। इतिहास भी इसका उदाहरण देता है। अफगानिस्तान में अमेरिका को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में काफी समय लगा था। तोरा बोरा की पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में छिपे लड़ाकों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना बेहद कठिन साबित हुआ था। इसी तरह ईरान के पहाड़ी इलाके भी किसी भी संभावित ग्राउंड इन्वेजन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की मौजूदा रणनीति सीधे जमीनी युद्ध शुरू करने की बजाय पहले ईरान की रक्षा क्षमताओं को कमजोर करने की हो सकती है। इस रणनीति के 3 बड़े पहलू बताए जा रहे हैं। पहला, ईरान के पूरे तटीय इलाके यानी कोस्ट लाइन पर दबाव बनाना। फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री इलाकों में ईरान के कई महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे और सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अगर इन इलाकों पर नियंत्रण या बढ़त बनाई जाती है तो ईरान की समुद्री गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा, ईरान की सत्ता संरचना और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाना। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि किसी देश के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को कमजोर कर दिया जाए तो उसकी सैन्य प्रतिक्रिया भी धीमी पड़ सकती है। तीसरा पहलू जो चर्चा में है वो ईरान के अंदर आंतरिक असंतोष को बढ़ावा देने की रणनीति से जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के कुर्दिस्तान क्षेत्र में सक्रिय कुछ समूहों को मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है ताकि ईरान के भीतर दबाव की स्थिति पैदा हो सके। इसी बीच एक और दिलचस्प बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन ने ईरान के शाहिद ड्रोन का मुकाबला करते हुए उनके खिलाफ लड़ने की खास क्षमता विकसित की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये तकनीकी अनुभव मध्य पूर्व के कुछ देशों के साथ साझा किया जा सकता है। इस बयान के बाद कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन के ड्रोन विशेषज्ञ या तकनीकी टीमें उन देशों या समूहों की मदद कर सकती हैं जो ईरान के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तर पर अभी भी स्पष्ट नहीं है। अब अगर ईरान की प्रतिक्रिया की बात करें तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। लंबे समय से ये चर्चा होती रही है कि ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें और एडवांस ड्रोन मौजूद हैं। इसी वजह से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ईरान अभी सिर्फ सीमित प्रतिक्रिया दे रहा है और क्या जरूरत पड़ने पर वो अपनी और शक्तिशाली सैन्य क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। एक और दिलचस्प बात जो चर्चा में है वो ईरान के अंदर लोगों का मनोबल है। आमतौर पर जब किसी देश में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित जगहों की ओर जाने लगते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी ऐसा देखा गया था जब लाखों लोग यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ईरान में फिलहाल वैसी बड़ी भगदड़ की खबरें सामने नहीं आई हैं। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि वहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मजबूत भावनाएं मौजूद हैं और इसी वजह से कई लोग अपने देश में ही रहकर हालात का सामना करना चाहते हैं।
ये भी वेस्टर्न देशों के लिए एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि जब किसी देश की जनता का मनोबल मजबूत होता है तो युद्ध की स्थिति और जटिल हो जाती है। अगर हम मौजूदा हमलों की बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स में ईरान के कई इलाकों का जिक्र किया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों जैसे चाबहार और बंदर अब्बास को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में शिराज और बुशहर जैसे क्षेत्रों का भी जिक्र है, जहां परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिष्ठानों की चर्चा लंबे समय से होती रही है। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों जैसे करमनशाह, तबरीज और उर्मिया के आसपास भी सैन्य गतिविधियों की खबरें चर्चा में है। राजधानी तेहरान भी स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। हालांकि जमीन पर क्या स्थिति है, इसकी हर जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना हमेशा आसान नहीं होता। कई रिपोर्ट्स अलग अलग स्रोतों पर आधारित होती हैं और स्थिति तेजी से बदलती रहती है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या ये टकराव सीमित हमलों तक रहेगा या फिर ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और इजराइल की जॉइंट मिलिट्री ताकत को दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों में गिना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का भूगोल, उसकी मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय सहयोग भी इस समीकरण को जटिल बना देते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। आने वाले दिन इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये टकराव आगे चलकर बड़े युद्ध में बदल सकता है या फिर कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए समाचार धमाका चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।